पाकिस्तान अफेयर का पोस्ट पार्टीशन का आज दूसरा लेक्चर है जी। पहले लेक्चर में हमने ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन पे बात की थी और जो इनिशियल इश्यूज थे उनसे रिलेटेड बात की थी। अब जब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मार्च 1949 को बन गई और नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तय हो गई, तो नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बाद अब सेकंड स्टेज हमेशा स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दूसरी स्टेज में। ठीक है, जिनका पहला लेक्चर मिस हो गया वो क्या करेंगे? टाइम पे फीस देके टाइम वाले दिन ही क्लास ले लेते ना। क्या फीस जमा करवाते हुए आपने ये सवाल किया था? तो जिससे किया था उससे पूछ लें। ये वैसे किसी यूनिवर्सिटी में आप दाखिला लें फर्स्ट सेमेस्टर में, और क्लास में जाएं तो आप क्लास में टीचर को कहते हैं सर वो 2 क्लासें जो हमारी मिस हो गई सर उनका क्या होगा? वहां आप सिर्फ ये पूछते हैं कि पहली 2 क्लासों में यार कोई मटेरियल दिया गया था, कोई पॉइंट्स थे क्लास के किसी स्टूडेंट से, तो यार वो जरा शेयर कर लें। ये सीएसएस की मार्केट में ना ये बीमारी है कि यहाँ ऐसा ही होता है। तो मैं पहली क्लास के बाद मेरे से कोई भी स्टूडेंट रब्ता करता है तो मैं उसको कहता हूँ भाई मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं पूरा लेक्चर ही रिपीट करूँ। पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स मिल जाएंगे, वो कोऑर्डिनेटर से ले लें। तो मैं भी टेक्निकली डांट ही रहा हूँ। मुताला पाकिस्तान पढ़ने के लिए आप लोग आ गए हैं। 1.5 घंटे का मैंने लेक्चर दिया और 5 मिनट में जनाब वो मैं लेक्चर रिवाइज कर दूं, वाह भाई वाह। कैसा मुल्क चाहिए? सेकुलर चाहिए, मॉडरेट चाहिए, या क्लर्जी की बेस पर एक मुलायत वाला मुल्क चाहिए? ये डिबेट है, ये डिबेट हमने की। ये डिबेट हामिद खान की किताब में पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल डेवलपमेंट पोस्ट पार्टीशन इनिशियल स्टेज पे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जहाँ पे है वहां पे आप देख सकते हैं, या फारूक मलिक की किताब पाकिस्तान नजरिया हुकूमत और सियासत, इसकी किताब में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाले ही सेक्शन में इसको देख सकते हो। हासिल बहस ये थी कि एक मॉडरेट मुल्क बनाना है, ना सेकुलर ना उलमा, यानी कि एक मजहबी रियासत कि जिसमें सिर्फ मुसलमानों के लिए ही सब कुछ होगा, एक मॉडरेट रियासत। और वो मॉडरेट रियासत बनाने के लिए जो नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा आइन की नेचर क्या होगी, वो तय हुई इन ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन। करारदादे मकासद।
नेचर के बाद डेफिनेटली लास्ट टाइम अराउंड में हमने बात की थी कि नेचर आइन की तय करने के बाद दूसरी स्टेज पे स्ट्रक्चर, तीसरी और चौथी स्टेज तो आसान है, आपने ड्राफ्टिंग करनी है और आपने प्रोमलगेशन करनी है। ये तो इजी काम है, दिनों का काम है, इसमें तो कोई मसला ही कोई नहीं। हमें अपनी नेचर तय करने में ही 1.5 ईयर लग गए, सिर्फ ये तय करने में कि कैसा मुल्क बनाना है, सॉरी, इसका आइन कैसा होगा। जब ये बात तय होगी कि हमने एक मॉडरेट मुल्क बनाना, तो अब बनेगा स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। स्ट्रक्चर क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन का? कॉन्स्टिट्यूशन के स्ट्रक्चर को लेके परेशानी की कोई बात नहीं। कहीं पे होंगे इसके कितने चैप्टर्स होंगे, इसके कितने आर्टिकल्स होंगे, इसके कितने सेक्शंस होंगे, ठीक है जी। इसमें एग्जेक्टिव की क्या पावर्स होंगी, इसमें लेजिस्लेचर किस तर्ज का होगा, इसकी जुडिशरी अपॉइंटमेंट्स ये वो सब कुछ कैसे होगा। सही है जी। ये सारा पूरा जो है ना जी, आज जिस तरह आज हम कहते हैं ना आर्टिकल 62 के तहत यूं हो जाएगा, तो 63 के तहत यूं हो जाएगा, तो ये सारा एक स्ट्रक्चर डेवलप होता है और फिर उसको आप ड्राफ्ट कर लेते हैं। स्ट्रक्चर, हमने स्ट्रक्चर बनाने में ही 1949 से 56 6-7 साल हमने स्ट्रक्चर बनाने में लगा दिए। ड्राफ्टिंग और प्रोमलगेशन तो मेरली कुछ दिनों का काम होता है बस। ड्राफ्टिंग और प्रोमलगेशन नफाज, ड्राफ्टिंग और प्रोमलगेशन तो कुछ दिनों का प्रोसेस है बस। नफाज के बाद क्या होता है वो बाद की बातें, लेकिन आइन का नफाज हो जाए चाहे एक दिन के लिए हो जाए, तो ये तो कोई चीजें नहीं है। असल तो रोला ही नेचर और स्ट्रक्चर का है। जितनी नेचर एंड स्ट्रक्चर सॉलिड होगी, स्ट्रांग होगी, प्रोमलगेशन के मसाइल नहीं बनेंगे, वो फिर नफाज उसका इजीली हो जाता है। एनीवेज, लास्ट टाइम अराउंड भी हमने बात की थी कि असेंबली के मेंबर 79, 5 सीटें तो वेकेंट रही, यानी असेंबली में 74 लोग, ऐसा ही है। और 74 में से जब हमने इसकी भी फर्दर डिवीजन की थी कि 44 कहाँ से, ईस्ट बंगाल से, और रिमेनिंग यानी कि 30 वेस्ट पाकिस्तान से। सही है जी। सो यूं ये वेकेंट सीटें भी यहीं से थी, वैसे ये 35 थे, लेकिन वो 5 वेकेंट यहीं से थी। उलमा कितने थे? तो उलमा तो एक ही बड़ा, उलमा में से एक ही बंदा जो असेंबली में मौजूद था, शबीर अहमद उस्मानी। और आप चाह रहे हैं एक मॉडरेट आउटलुक, तो डेफिनेटली आपको उलमा को ऑन बोर्ड लेना जरूरी है कि हम जो कुछ भी बनाएंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे, वो जनाब इस्लामी असूलों के मुनाफी नहीं होगा। तो उलमा को फिर ऑन बोर्ड लेना तो वो तो जरूरी है। अगर उलमा को ऑन बोर्ड नहीं लेंगे तो वो तो फिर शोर मचाएंगे। सही है जी। ये तो एक बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। तो इसके लिए फिर हम देखते हैं कि इनिशियली शुरू में ही एक फोरम बनाया गया जिसको कहते हैं बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी। बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी, ये सेम डे बनाई गई, यानी 12 मार्च 1949 को ही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हुई, और 12 मार्च 1949 को ही ये कमेटी बनाई गई। उर्दू में इसको लिखा जाता है बुनियादी असूलों की कमेटी। कौन से बुनियादी असूल? वो यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाले। सही है जी। इसके 25 मेंबर रखे गए, 25 मेंबर्स। सही जी।
फिर एक कमेटी सारे काम तो नहीं कर सकती ना जी। आइन आपने बनाना है तो आपने देखना है कि फेडरल गवर्नमेंट को और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को क्या क्या इख्तियार देने, इसकी कमेटी लादा होगी। समझ आ रही जी। जुडिशरी के लिए क्या प्रोविजंस रखनी है, उसके लिए कमेटी लादा होगी। ह्यूमन राइट्स, बेसिक ह्यूमन राइट्स के लिए क्या प्रोविजंस रखनी है, उसकी कमेटी लादा होगी। आपका इलेक्टोरल सिस्टम, वोटिंग सिस्टम कैसा होगा, कमेटी लादा होगी। जो चीजें पहले से 1935 के एक्ट में चल रही हैं, जैसे पुलिसिंग है, कोई जरूरत नहीं है। आर्मी है, कोई जरूरत नहीं है। समझ आ रही जी। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है, बना हुआ था 35 के 1935 में, इंडिया में चल रहा था, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ नई चीजों के लिए अब 25 मेंबर हर जगह तो नहीं ना जाके एक्सपर्ट कि जनाब वफाक की और सूबों के दरमियान पावर शेयरिंग में भी यही 25 मेंबर फैसला कर लें, ह्यूमन राइट्स के भी यही 25 फैसला कर लें। ठीक है जी। लेकिन जो सबसे बड़ी कमेटी जिसको रेफर किया जाता है ना 25 मेंबर की, ये वो यही फेडरल और प्रोविंशियल इख्तियारात, पावर्स किसके पास कितनी होंगी, उसकी 25 मेंबर। बाकी इनके थोड़े हैं, सबके थोड़े थोड़े मेंबर। मैं इसके 15 हैं, इसके 8 हैं, इसके 8 हैं, ये और लोग हैं। सवाल पैदा होता है, एक सवाल ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग ये करनी किसने थी। बेसिकली ये टास्क, ये जिम्मेदारी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये टास्क, ये बेसिकली ये था किसका। क्यों जी, को बता सकता है। वो कौन सा फोरम था जिसने आइन बनाना है और वो फिर खुद ही डिसॉल्व हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। शाबाश। असल में तो यही तय हुआ था ना कि पाकिस्तान की पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आइन बनाएगी, और आइन बनाने के बाद इलेक्शन होगा, नई हुकूमत बनेगी और ये खुद ब खुद डिसॉल्व हो जाएगी, खुद ब खुद ऑटोमेटिकली। असल तो टास्क इसका है आइन बनाना। और आपने अब रिकमेंडेशंस लेने के लिए, स्ट्रक्चर यानी कि बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का, इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से अलहदा एक बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी बना दी। और प्राइम मिनिस्टर को ये इख्तियार है कि वो किसी भी सिटीजन को, पाकिस्तान के एनी सिटीजन, उसको मेंबर बना सकता है बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी का। जरूरी नहीं कि सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर ही हों, कोई भी हो सकता है। जाहिर है उलमा तभी आएंगे ना, वरना उलमा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूएंट कमेटी में तो थे ही नहीं, बिल्कुल कम थे। सो उलमा से को भी तो ऑन बोर्ड लेना है, मुख्तलिफ और एक्सपर्ट्स को भी तो ऑन बोर्ड लेना है, मुख्तलिफ मामलात पे। तो ये कमेटी जनाब, अब पहले दिन से इमेजिन कर लें कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पाकिस्तान की, जिसमें ईस्ट बंगाल के लोगों की मेजोरिटी है, 79 में से 44 ये हैं, और अदर्स रिमेनिंग। तो इसके पावर, इसके इख्तियार आपने उठा के एक कमेटी और सीरीज ऑफ कमेटीज को दे दिए। ये अब स्ट्रक्चर बनाएंगी, और स्ट्रक्चर बनाने के बाद ये अपनी रिपोर्ट यहां जमा कराएंगी। जो भी ये कमेटियां फैसला करेंगी, ये रिपोर्ट अपनी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को जमा कराएंगी। तो भाई आंखें बंद करके यकीन कर लें, आंखें बंद करके, कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली
तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो लगाएगी उस पर एतराज। तो पहले दिन से ही आंखें बंद करके यकीन कर लें कि ये आइन इतनी जल्दी को नहीं बनना, इस आइन को लगना टाइम। ठीक है जी। फिर इन कमेटियों के अलावा जाहिर है उलमा को भी तो खुश करना था ना। तो ये कमेटियां तो सीधी सीधी जो भी हमने बात की कि जनाब कोई कमेटी फेडरल और सूबे के पावर पे है, कोई जुडिशरी पे है, कोई ह्यूमन राइट्स पे है, कोई इलेक्टोरल सिस्टम पे है, तो उलमा को भी तो एडजस्ट करना था। तो जनाब इस्लामिक टीचिंग्स से रिलेटेड भी कमेटी बनाई गई, इस्लामिक टीचिंग से रिलेटेड। सही है जी। जिसमें उलमा को एडजस्ट किया गया। क्या जी आप भी बताएं जी अपने। सो ये तो बड़ी खिचड़ी सी शुरू में बन गई कि काम किसी और का है, कर कोई और रहा है, तो मसले तो बनने बनने थे। नेवरदलेस 1950 में इस बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी इसने अपनी इंटरम रिपोर्ट, अबूरी रिपोर्ट, कि भाई अभी तैयार नहीं है मुकम्मल, लेकिन एक अबूरी इंटरम, एक इंटरम रिपोर्ट जमा कराई 1950 में। ये इंटरम रिपोर्ट आंखें बंद करके यकीन कर लें कि जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में ये रिपोर्ट सबमिट हुई तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने इसकी धज्जियां बखेर दी, इसको रिजेक्ट कर दी। करना ही करना था। एक वजह तो हमें वाज़ेह नजर आती है कि भाई कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की पावर है और आप किसी और से उसकी पावर जो है वो कह रहे हैं कि कोई और उस पर काम कर ले, तो फिर लड़ाई तो होनी होनी है ना जी, लड़ाई तो नहीं रुकनी। मैं जरा एसी का बटन ऑन कर लूं क्योंकि गर्मी लगनी शुरू होगी और पंखे की आवाज बहुत आ रही है। और इसका रिमोटवा कहाँ है? ये पड़ा इसका रिमोटवा। कूल। लो जी, इसको हमने चला दिया है कि थोड़ा सा ये ताकि ना पंखे का शोर बहुत आ रहा था। अब जरा इजी हो जाएगा काम। तो अगर वो कुछ शोर आ रहा था, अब तो नहीं आ रहा ना। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर क्यों रहा है तू? तुझे किसने जो है वो इजाजत दी है स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने की? कब्र में लेके जाएगा, फरिश्ते तेरे से पूछेंगे तो वहां पे मेरे लेक्चर सुन के जवाब देगा। स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आवाज क्यों नहीं आती है? वाह। और ये 148। अच्छा, ये जितने मुफ्त पढ़ रहे हैं ना, अल्लाह करे इनका एक नंबर से ऐसे फेल हो और जिंदगी भर ये याद करते रहें कि एहतशाम भट्ट ने बद्दुआ दी थी। इंशाल्लाह एक नंबर से ऐसे फेल होगा जो जो बगैर फीस के ये चोरी क्लास में आके बैठा हुआ। वो अकेडमियां ठीक रहती हैं, लाख लाख 70-70 हजार फीस लेती हैं, तो वो चेक एंड बैलेंस करके रखती है ना। अब हम 4 हजार के पीछे क्या चेक बैलेंस करके रखें, बीच में कई घुस जाते हैं मुफ्त भरे भी।
तो हमारी तो बददुआई लगती है कि या एक नंबर से फेल हो और या ऐसी जगह पे फोड़े निकले उनके कि कमरा इम्तिहान में कुर्सी पे बैठ के सही तरह पेपर ना कर सके। आमीन। फी वालों के लिए दुआ कर दें कि अल्लाह पाक से तो तंदुरुस्ती के साथ उन्हें इस मेरे सेशन को समझने की तौफीक अता फरमाए। अब 4,000 में बेटा CSS तो करवाने से रहा मैं तेरा, 4,000 में तो सिर्फ इतनी दुआई कर सकता हूँ। चार हजार में बड़ी बददुआ नहीं है। 4,000 को अगर तुम तकसीम करो ना 30 दिन से, तो जनाब 100 कुछ रुपए बनते हैं। और की बड़ा शवारमा लाहौर में ना 80 रुपए का मिलता है, तो मेरे बच्चे जो है वो रोज एक शवारमा खा सकते हैं। तो मेरे बच्चों का रिजक बेसिकली जो है ना वो एट स्टेक है। तो उससे वो 4,000 फिर बहुत यू नो उसकी जो अफादियत है, उसका जो कुल्ली अफादा मुख्ततम है ना, वो बहुत ज्यादा है। नहीं, जिन्होंने 4,000 दे दिया मैंने उनके पैसों से शवारमा नहीं खिलाना। जिन्होंने नहीं दिया उनके पैसों से मैं शवारमा अपने बच्चों को खिलाना चाहता था। नहीं, पॉसिबल नहीं होता है। हाँ, कोई पकड़ा जाए तो मैं उस पर सख्ती करता हूँ, वरना पॉसिबल कहाँ होता है यार। अब 150 लोग हैं, अगर दो चार फ्री बैठ भी जाएं तो इतना हमारे पास वो जो है वो टाइम नहीं है। अगर हम इन चीज़ों में लगे नहीं ना, तो हमारी क्वालिटी बड़ी इफेक्ट हो जाती है कि हम लेक्चर में यही नजर रखे जाए कौन हमारा स्टूडेंट है कौन नहीं है, कौन वो चलता है बस ठीक है। इस पे काफी एकेडमी और काफी टीचरों को हमारे पे गमो गुस्से का भी इजहार है, लेकिन बस चलता है बस ठीक है। जो अब क्या कर सकते हैं, आप टेक्नोलॉजी को कंट्रोल नहीं कर सकते। चलने दें, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। लोग रिकॉर्डिंग्स भी करते हैं, फ्री आकर भी पढ़ लेते हैं। हर साल मेरा स्टूडेंट बढ़ता ही है, कम नहीं होता। तो ये रिकॉर्डिंगों से फ्री क्लासें लेने से ये मुझे आज तक कोई फर्क नहीं पड़ा। वरना हो ना, वरना मैं यूट्यूब पे अपने सारे लेक्चर क्यों अपलोड कर देता। तो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। लो जी, इंटरम रिपोर्ट, अबूरी रिपोर्ट बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी की आ गई। अभी कोई छोटी मोटी रिपोर्ट नहीं है, सैकड़ों सफों की रिपोर्ट है। लेकिन जो की चीजें ना, की एस्पेक्ट्स, उनको देखना जरूरी है। बाय कैमरल लेजिस्लेचर होगा जी पाकिस्तान में। बाय कैमरल लेजिस्लेचर मतलब दो ईवान। जमहूरियत का हुस्न है, जिस भी मुल्क में दो ईवान होते हैं, एक तो डेफिनेटली सेनेट ही होनी है। अब नाम उसको जो मर्जी दे दे, फंक्शनिंग उसकी सेनेट वाली होगी। अब कोई उसको सेनेट ही कह दे, कोई उसको महासभा कह दे, कोई क्या नाम दे दे, कोई क्या नाम दे दे, यानी एक तो सेनेट होगी। सेनेट जितने भी जियोग्राफिकल यूनिट होते हैं ना जी आपके मुल्क में, यानी कि मतलब प्रोविंसेस या किसी मुल्क में टेरिटरी या किसी मुल्क में स्टेट्स, जो भी नाम दिया हो, यानी एक मुल्क के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिवली उससे नीचे जो भी सूबाई हुकूमत, टेरिटरी, स्टेट की हुकूमत, जो भी, तो जितने भी ज्योग्राफिकल यूनिट होते हैं सबकी इक्वल नंबर ऑफ सीट्स होती हैं जी। टेक द एग्जांपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, 50 स्टेट्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स में। यूनाइटेड स्टेट्स की सेनेट में हर स्टेट का 2 मेंबर्स फ्रॉम ईच स्टेट। छोटी स्टेट है बड़ी स्टेट है, सेम नंबर। हमारे यहाँ भी इसी तरह ही हमारी सेनेट जो अभी आगे चल के अब 96 की हो जानी, सारों
के लिए बराबरी की सीटें। सही है जी। सो जनाब, बराबरी की सीटें सेनेट में होती हैं। कोई भी मुल्क हो, सेनेट में बराबरी की सीटें होंगी। ज्योग्राफिकल यूनिट्स की बराबरी, एक तो ईवान ये होता है। दूसरा ईवान, कुछ मुल्कों में उसको नेशनल असेंबली कहते हैं, कुछ में इसको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कह देते हैं, कहीं इसको लोकसभा कह देते हैं, कहीं क्या नाम कहीं क्या नाम। लेकिन ये वो हाउस है जहां इलेक्टेड बाय पीपल और अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, जिस सूबे की पॉपुलेशन ज्यादा उसकी सीटें ज्यादा, आबादी के लिहाज से लोगों के इलेक्टेड बाय पीपल रिप्रेजेंटेटिव वो होते हैं। जिस तरह हम अपना भी देख लें, हमारे नेशनल असेंबली है, इसमें सबसे ज्यादा पंजाब की सीट्स हैं 141, आबादी के लिहाज से ज्यादा ना जी। इसी तरह यूनाइटेड स्टेट्स में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में सबसे ज्यादा 53 सीट्स हैं, 435 का हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है। लेकिन सबसे ज्यादा कैलिफोर्निया की सीट्स हैं, क्योंकि कैलिफोर्निया की आबादी ज्यादा है। सेनेट में 2 ही हैं, तो 2 ईवान हो जी। 2 ईवान ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी है, जमहूरियत का हुस्न है। ठीक है जी, 2 ईवान ये जमहूरियत का हुस्न है। ठीक है जी। तो जनाब बाय कैमरा लेजिस्लेचर होगा इंटरम रिपोर्ट का पहला पॉइंट। अच्छा पॉइंट है, जबरदस्त पॉइंट है। सही है जी। अब इसके नंबर कितने होंगे, यानी सेनेट में कितने लोग होंगे, नेशनल असेंबली में कितने लोग होंगे, ये कोई मेंशन नहीं किया गया इंटरम रिपोर्ट। ये मेंशन करना चाहिए था ना, लेकिन ये कोई मेंशन नहीं किया। इस पे हम अब काम कर रहे हैं जी। अच्छा जी, ठीक है, करो जी काम। इंटरम रिपोर्ट है ना, अभी अबूरी रिपोर्ट है। दूसरा बड़ा पार्लियामेंट्री सिस्टम होगा जी। यूके बेस्ड, जिस तरह यूके में है कि प्राइम मिनिस्टर के पास पावर्स है, तो हमारे यहाँ भी जो निजाम होगा उसमें प्राइम मिनिस्टर के पास जो है वो पावर्स होंगी। सही है। पार्लियामेंट्री सिस्टम वो है कि जिसमें पावर्स ज्यादा प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। यानी हमारा प्रेसिडेंट भी होगा, लेकिन प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट पावर्स प्राइम मिनिस्टर के पास ज्यादा होंगी। ठीक है जी। प्रेसिडेंट 2 टर्म्स ही ले सकता, बस तीसरी टर्म नहीं ले सकता। और अगर आपने इम्पीच करना है, इम्पीचमेंट करनी है प्रेसिडेंट की, तो बोथ हाउसेस उसकी 2/3 मेजोरिटी चाहिए। बोथ हाउसेस 2/3 मेजोरिटी। जाहिर प्राइम मिनिस्टर को तो इम्पीच करने की जरूरत नहीं ना है, उसके खिलाफ तो वही वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, वो तो सिंपल मेजोरिटी है 51%, जो अभी भी आपको देखने को मिल रहा है। इस वक्त ईवान में 341 मेंबर हैं, एक फोर्थ हो गया, तो इन 341 का 51% यानी 50% से ज्यादा वो 172 बनता है। तो बस जिसने ये शो कर दिया प्राइम मिनिस्टर उसका। लेकिन सदर को अगर आपने इम्पीच करना तो उस वक्त लिखा गया 2/3 मेजोरिटी, आज भी यही 2/3 मेजोरिटी नेशनल असेंबली और जो सेनेट को मिला के। ठीक है जी, पार्लियामेंट्री सिस्टम होगा, सदर भी आ गया, आसान सी बात है।
इसमें साथ ये भी लिखा गया कि वो कोई भी सिटीजन हो सकता पाकिस्तान का, एनी सिटीजन। यानी यहाँ पे प्रेसिडेंट का रिलीजन मेंशन नहीं किया गया कि जी उसका कोई रिलीजन भी होगा, नहीं मेंशन किया गया। ठीक है। फिर जी पाकिस्तान एक फेडरेशन होगी। फेडरेशन फेडरेशन क्या है? फेडरेशन एक ऐसा सिस्टम है जिसमें फेडरल गवर्नमेंट, वफाकी हुकूमत, उसके पास होती हैं लिमिटेड पावर्स और ज्यादा इख्तियारात होते हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास। यहां लिमिटेड पावर से मुराद कम ना समझ लेना, लिमिटेड इन टर्म्स ऑफ डिपार्टमेंट्स। यानी उसके पास डिफेंस होगा, फॉरेन अफेयर्स होगा, करेंसी होगी। समझ आ रही जी? यानी उसके डिपार्टमेंट्स जो हैं वो फिक्स्ड हैं, महदूद डिपार्टमेंट्स, बाकी सारे सूबों के पास। सही है जी? ये एक आइडियल फेडरेशन है, आइडियल फेडरेशन, कि जहां फेडरल गवर्नमेंट के पास लिमिटेड पावर्स, प्रोविंसेस के पास रेजिडरी पावर्स, सवाब दीदी, इख्तियार। लेकिन जो इंटरम रिपोर्ट है हमारी, जो 1950 की इंटरम रिपोर्ट है, पावर्स तकसीम होंगी, बराबरी में इख्तियारात इनको दिए जाएंगे। पावर्स इशू बनेगा वो फेडरल गवर्नमेंट के पास होगी। ये आपकी इंटरम रिपोर्ट कि वफाक को मजबूत रखना, सेंट्रल ये पॉइंट पूरी फ्रीडम मूवमेंट में जिन्ना साहब जो है इस पॉइंट को रिजेक्ट करते आए, इस पॉइंट को कंडेम करते आए, क्योंकि ये पॉइंट जो यहां लिखा है इंटरनल बोर्ड में, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस चाहती थी कि पूरे इंडिया में ये अप्लाई हो, कि सूबों के और सेंटर की बराबरी की ताकत, लेकिन जहां कहीं मसला बनेगा तो फेडरल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल हो। और जिन्ना इसको क्रिटिसाइज करता था, सारी जिंदगी क्रिटिसाइज करता आया, कभी इस तरह तो सेंटर में तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की ज्यादा पावर बन जाएगी और हम लोगों के लिए फिर कुछ नहीं होगा। ठीक है जी, समझ आ रही? सो ये एक इशू, ये उस वक्त ये रखा गया। अब इस पर आपका क्या ख्याल है कि ईस्ट बंगाल के जो पॉलिटिशियंस थे, क्या उन्होंने ये बात मान लेनी थी? उन्होंने कहते ये क्या बात है, सूबों को इख्तियार ज्यादा मिलने चाहिए भाई। समझ आ रही है? फिर अगली बात, ऑफिशियल लैंग्वेज। रिपोर्ट कहती है जी उर्दू ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। आपका क्या ख्याल है? ईस्ट बंगाल के लोगों ने और पॉलिटिशियन ने क्या इसको तस्लीम कर लेना था? क्या इसको फौरन मान लेना था?
क्योंकि वो तो कहते थे भाई हम 55% आबादी हमारी टोटल पॉपुलेशन की, सबसे ज्यादा बोले जाने वाली जुबान ही बंगाली है जी। उसके बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा बोले जाने वाली जुबान पंजाबी है जी, फिर सिंधी है जी। तो ये उर्दू तो उस वक्त भी 14% लोग भी नहीं बोलते थे जी, तो आप इसको ऑफिशियल लैंग्वेज बना रहे हैं, और नेशनल लैंग्वेज भी, ऑफिशियल एंड नेशनल लैंग्वेज, कौमी जुबान। तो हम तो नहीं मानते इसको। ये तो जिन्ना की जिंदगी में ही 1948 में ढाका में स्टूडेंट्स ने जिन्ना के मुंह पे प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए थे कि हम तो नहीं मानेंगे जी किसी सूरत भी उर्दू को सरकारी जुबान और ऑफिशियल जुबान, हम क्यों माने। फिर इसमें था जी रेजोल्यूशन ऑफ असेंबली, असेंबली तोड़ने का इख्तियार। ये था जी प्राइम मिनिस्टर सजेस्ट करेगा, देन प्रेसिडेंट असेंबली डिसॉल्व कर सकता है। अगर प्राइम मिनिस्टर सजेस्ट करे देन। कौन सी असेंबली? नेशनल असेंबली। सेनेट होगी नहीं, सेनेट डिसॉल्व होगी नहीं, सेनेट अपना मुद्दत पूरी करेगी। नेशनल असेंबली अगर प्राइम मिनिस्टर चाहे तो वो प्रेसिडेंट को लिख सकता है जी कि करेगा डिसॉल्व प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ये पॉइंट ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए। जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है वही प्राइम मिनिस्टर बना है और उसकी दानिश में अब असेंबली का माहौल साजगार नहीं है, तो वो प्रेसिडेंट को कहे कि असेंबली डिसॉल्व कर दो और फ्रेश इलेक्शन की कॉल हो जाए। ये पॉइंट ठीक है। जैसे ही ये इंटरम रिपोर्ट आई है तो एक तरफ तो उलमा सड़कों पे आ गए। उलमा इसलिए सड़कों पे आ गए कि भाई मुस्लिम प्रेसिडेंट क्यों नहीं होगा जी, प्राइम मिनिस्टर मुस्लिम क्यों नहीं लिखा जी, मुस्लिम होना चाहिए। समझ आ रही जी। तो मुसलमान होना चाहिए। फिर जो सेनेट या नेशनल असेंबली लॉज बनाएगी, उन लॉज को क्रॉस चेक कौन करेगा जी कि ये इस्लाम के प्रिंसिपल्स के मुताबिक हैं भी कि नहीं, कौन चेक करेगा। मेजोरिटी ने लॉ पास कर दिया तो क्या लॉ बन जाएगा? एक इस्लामी नजरियाती काउंसिल की जरूरत है, उलमा का एक ऐसा बोर्ड कि जो कोई भी लॉ पास हो रहा हो तो भाई वो तस्दीक करे कि हाँ ये गैर शरई नहीं है, ये इस्लाम के असूलों के मुनाफी नहीं है। सही है जी। समझ आ रही है जी। दूसरी तरफ फिर ईस्ट बंगाल के लोग, सेनेट और नेशनल असेंबली, इनके मेंबर्स, इनके नंबर क्यों नहीं बताए गए? कि आप डर रहे हैं इस बात से कि बंगाली ज्यादा हो जाएंगे असेंबलियों में, क्योंकि हम हैं 55% आबादी के। नंबर क्यों नहीं बताए? फिर लैंग्वेज, ठीक है आपने उर्दू रखनी थी तो रखो, लेकिन बंगाली को भी तो आप सरकारी और कौमी जुबान की हैसियत दो, मेजोरिटी बोलती है जुबान जी ये। सही है जी। समझ आ रही जी। सो जनाब इंटरम रिपोर्ट जनाब बुरी तरह फ्लॉप हुई और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने
फिर सजेस्ट किया बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी को कि इंसानों की तरह अपनी फाइनल रिपोर्ट जमा कराओ, इसको ठीक करो, चीजों को उलमा के साथ चीजों को डिस्कस करो, हमारे बंगाली भाइयों के साथ चीजों को डिस्कस करो, चीजों को डिस्कस करो और उसके बाद अपनी फाइनल रिपोर्ट जमा कराओ, उसके अलावा काबिल कबूल नहीं होगा, हम नहीं मानेंगे। तो ठीक है जी, करते हैं। अगली रिपोर्ट अब जब आई तो उसको कहते हैं फिर फाइनल रिपोर्ट। फाइनल रिपोर्ट आई 1952 में, 1952 फाइनल रिपोर्ट जो जमा हुई। फाइनल रिपोर्ट आई है तो जनाब एक और बहुत बड़ा मसला जो है वो बन गया। अब पहले तो फाइनल रिपोर्ट देखते हैं जी कि इसमें था क्या। जो चीजें ठीक हैं उनको तो बार बार जिक्र नहीं करना ना। अब जो चीजें प्रॉब्लमेटिक हैं, जिन पर इशू बने थे, उन्हीं को देखना कि वो क्या चीजें थी। ठीक है जी, तो जनाब देखते हैं फाइनल रिपोर्ट 1952 की। पहले वही बाई कैमरल लेजिस्लेचर, बाई कैमरल होगा जी लेजिस्लेचर, ठीक है। बाई कैमरल है तो दो हाउस होंगे, एक सेनेट होगी और दूसरी नेशनल असेंबली होगी। ठीक है, ये तो इंटरनल रिपोर्ट में भी था, लेकिन अब नंबर बताने ना, नंबर कितने होंगे। तो नंबर जी, सेनेट ऑफ पाकिस्तान होगी 120 मेंबर्स की, अपर हाउस, लोअर हाउस नेशनल असेंबली 400 मेंबर की। नंबर बता दिए, लेकिन खाली नंबर बताने से क्या होता है, आगे इनकी डिटेल्स भी तो बतानी पड़ेंगी ना, किस सूबे की कितनी सीटें, किस सूबे की कितनी सीटें, डिटेल्स भी तो बतानी होंगी। तो देखते हैं जी कि क्या डिटेल्स बताई इन्होंने। सही है जी। सेनेट, अभी हमने बात की कि जितनी भी ज्योग्राफिकल यूनिट्स होते हैं एक मुल्क के अंदर, सेनेट में ऑल इक्वल, सबको इक्वल सीट्स मिलती हैं। जितने भी ज्योग्राफिकल यूनिट एक मुल्क में होते हैं, एक मुल्क के अंदर, कहीं पे उसको सूबा कहते हैं, कहीं पे उसको स्टेट कहते हैं, कहीं उसको टेरिटरी का वर्ड यूज करते हैं, जो भी वर्ड यूज करते हैं, बराबरी की सीटें होती हैं। तो उस वक्त के पाकिस्तान के यूनिट कितने बनाए गए। लो जी, एक तो यूनिट हो गया ना ईस्ट बंगाल, सबको पता, कोई एतराज कोई नहीं। दूसरा यूनिट हो गया पंजाब, सबको पता, सूबा है। तीसरा यूनिट हो गया NWFP, सबको पता। चौथा यूनिट हो गया सिंध, सबको पता। सही जी। फिर इसके साथ बलूचिस्तान सूबा तो नहीं था, लेकिन बलूचिस्तान प्लस बलूचिस्तान की इंडिपेंडेंट स्टेट्स, पांचवा यूनिट है जी। फिर बहावलपुर यूनिट था, याद रखें, बहावलपुर एक यूनिट था, एक सूबे जैसा स्टेटस था। नवाब ऑफ बहावलपुर ने पाकिस्तान के साथ इल्हाक कर दिया था, लेकिन बहावलपुर एडमिनिस्ट्रेटिवली एक सूबे जैसा था। ये तो बाद में इसको फिर पंजाब में जम कर दिया गया, नहीं तो ये एक अलहदा पूरा सूबा था बहावलपुर। और साथ सेंटर, सेंटर की भी सीटें होंगी, दारुल हुकूमत की, कैपिटल की, ये
सीटें। अब इनमें 120 तकसीम करनी। अब आपने यूनिट कितने बनाए, 1 2 3 4 5 6 7। तो टेक्निकली होना चाहिए था कि 120 डिवाइड बाय 7, जो भी जवाब आए वो सब की बराबरी की उतनी सीटें होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। ऐसा नहीं किया गया। कैपिटल को 4 सीटें दे दी, बहावलपुर को 4 सीटें दे दी, बलोचिस्तान और उसकी इंडिपेंडेंट स्टेट्स को 5 दे दी, एनडब्ल्यूएफपी को 6 दे दी, सिंध को 8 दे दी, पंजाब को 28 दे दी। इन सब का आप टोटल करें तो ये बनता है 60। इन सब का अगर आप टोटल कर लें तो सही है जी, 60 ही बनेंगे ना। 32 और 6, 38 और 8, 38 और 8 कितने हो गए, 46, 46 और 5 51 और 4 55। एक 5 और है यार, एक 5 और है। और कौन सा रह गया, हाँ हाँ हाँ, एक वो आ गया जी, खैरपुर प्लस अदर स्टेट्स 5। ये मिला के 60 होगी जी, होगी पूरी 60। 9 9 18, 18 और 8 26, 26 और 6 32 और 28, हाँ 60 होगी। ये 60 होगी और 60 ही सीटें दे दी ईस्ट बंगाल को। ये बनाई जी पहली सेनेट पाकिस्तान की। यानी जो सेनेट का बेसिक प्रिंसिपल है कि ऑल आर इक्वल इन सेनेट, उस प्रिंसिपल का तो ऐसी की तैसी कर दी। इसके बनाने वालों के पास जो रीजन थी, वो रीजन ये थी कि भाई पूरे का पूरा ईस्ट बंगाल हम इसको एक यूनिट समझते हैं और रिमेनिंग अदर पूरा पाकिस्तान वो सारा भी एक यूनिट है। तो हमने इस यूनिट को भी 60 दे दिए, इस यूनिट को भी 60 दे दिए, और ये 60 आगे हमने डिवाइड कर दी, सब सब डिवीजन कर दी इनकी। सो इसेंशियली पर्पज ये है कि पाकिस्तान की लेफ्ट साइड और पाकिस्तान की राइट साइड दोनों जो हिस्से हैं वो बराबर कर दिए जी हमने। लेकिन इस पर पंजाब, सिंध, एनडब्ल्यूएफपी, खासतौर पर इन 3 सूबों में पॉलिटिशियंस ने बहुत ज्यादा इसको क्रिटिसाइज किया कि भाई बराबरी की सीटें दो ना सेनेट में। आपने ईस्ट बंगाल को 60 सीटें दे दी इस असम्पशन पे कि यहाँ के जो बाकी अदर पाकिस्तान है वो 60 वो एक ही है, वो एक तो नहीं है, हर एक ने अपने अपने हिसाब से फैसला करना। इन 60 ईस्ट बंगालियों ने तो मिलके फैसला कर सकते हैं वो, हम तो सारे आपस में आगे डिवाइडेड हैं, हमारी जुबानें डिफरेंट हैं, कल्चर डिफरेंट है। खैरपुर की जुबान अलहदा है, भावलपुर की जुबान अलहदा है, पंजाब की जुबान अलहदा है, एनडब्ल्यूएफपी की जुबान अलहदा है। तो ये भाई ये तो बहुत बड़ा मसला है, ये ठीक नहीं किया। लेकिन ईस्ट बंगाल वाले इस पर साइलेंट, भाई उनको तो मुफ्त में आधी सीटें मिल गई, वैसे अगर देखते तो उनको तो इससे आधी भी ना मिलती। 120 डिवाइडेड बाय 8, इमेजिन कर लें कितने बनती, 15 सीटें नहीं बनती, मिल 60 गई है आपको, तो इतराज तो आना ही आना था। और दूसरी तरफ नेशनल असेंबली, कहा जी 400 सीटें होगी, सही है जी। इसमें भी क्या किया, ईस्ट बंगाल को दे दी
200 सीट्स नेशनल असेंबली की, और रिमेनिंग 200 ये आप उसी तरह डिवाइड कर दीजिए, जिसमें पंजाब को दे दी 90, सही है जी, सिंध को दे दी 30, NWFP को दे दी 25, सही है जी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, बाकी भी सारों को इसी तरह थोड़ी 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 सीटें करके तो ये 200 पूरी कर दी। इस पर ईस्ट बंगाल ने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया। क्यों किया क्रिटिसाइज? क्योंकि किसी भी नेशनल असेंबली में जिस सूबे या जिस एरिया की पॉपुलेशन ज्यादा होती है उसकी सीट्स भी ज्यादा होती हैं। जिस तरह अभी मैंने कहा, आज देख ले, पंजाब की आबादी ज्यादा तो पंजाब की सीटें भी ज्यादा है नेशनल असेंबली में, सही है जी। 272 इलेक्टेड सीटें हैं, उन 272 इलेक्टेड सीटों में से 141 इलेक्टेड सीटें पंजाब की हैं, आधे से ज्यादा हो गई ना। उसी पैटर्न पर जो 60 सीट्स हैं वुमेन की, प्लस 10 सीट्स माइनॉरिटीज की, वो भी इसी पैटर्न पे डिवाइडेड है, वो अलग है 70 सीटें ये, तभी इनको मिला के और इनको मिला के 342 आपका पूरा हो जाता है। लेकिन जो इलेक्टेड सीटें हैं उनमें भी वो 141 पंजाब की ज्यादा। तो ईस्ट बंगाल ने इस पर क्रिटिसाइज किया, भाई हम है 55%, हमें आप सीट्स कितनी दे रहे हो? 50%। ये तो इनजस्टिस है। आपको ये फियर है कि कोई बंगाली प्राइम मिनिस्टर ना आ जाए, क्योंकि मेजोरिटी जब बंगालियों की होगी 55%, तो वो फिर अपने प्राइम मिनिस्टर लाने की कोशिश करेंगे ना। लेकिन यहां भी एसेंशियल आइडिया ये था कि जी एक पैरिटी रहे, पैरिटी, बराबरी रहे। 60 सीटें ईस्ट बंगाल की, 60 सीटें अदर्स की सेनेट में। नेशनल असेंबली में 200 सीटें ईस्ट बंगाल की, 200 सीटें अदर्स की। यानी अगर आप ज्वाइंट सेशन बुलाएं, इकट्ठा सेशन बुलाएं डिसीजन मेकिंग के लिए, तो 260 बंगाली, 260 अदर्स। तो पैरिटी रहे जी, बराबरी रहे पाकिस्तान के दोनों जो है ना उसमें। सेनेट के मामला पर ईस्ट बंगाली खामोश, नेशनल असेंबली के मामले पे अदर्स खामोश, कि जी शुक्र है चलो हमें सीटें ज्यादा मिल गई, बंगालियों को कम मिली। ऐसी रिपोर्ट ने कब पास होना था? ठीक है जी। समझ आ रही जी? तो मसला तो बनना है आगे आगे। फिर चलो अच्छा इसको छोड़ो, लैंग्वेज को देख लेते हैं जी। पाकिस्तान के आइन के लिए रिकमेंडेशन हो रही है और ये फाइनल रिपोर्ट लैंग्वेज को जिक्र ही नहीं करती। ये कहती जी आगे इलेक्शन कराओ, इलेक्शन के बाद जो न्यू गवर्नमेंट बनेगी पाकिस्तान में वो तय कर ले कि क्या करना, ये फ्यूचर पे डाल दो जी मामला। हम नहीं इसको तय करेंगे, फ्यूचर तय करेगा, फ्यूचर की आने वाली गवर्नमेंट, सही है जी, वो तय करेगी, हम नहीं करेंगे। ये भी वीकनेस शो हो गई, अनसर्टेनिटी बन गई कि क्या होगा जी आगे, कौन सी हुकूमत आएगी, फिर वो क्या फैसला करेगी। और बंगालियों का, ईस्ट बंगाल के लोगों का आप फिर चेक करो कि भाई 400 की असेंबली हम तो आने, उसमें 200 है, अदर्स 200 नेशनल असेंबली में, सेनेट 60 के हम, 60 के दूसरे, हमारी तो मेजोरिटी नहीं बन रही। हमारी मेजोरिटी बनेगी तो तब हम बंगाली को एज अ जुबान अप्रूव कराने में कामयाब होंगे, वरना तो नहीं हो सकते। सही है जी। तो उनको भी फेयर था इस चीज का।
लेकिन जो सबसे खतरनाक पॉइंट था इसमें, सबसे खतरनाक, ये तो ठीक है अच्छा पॉइंट था, लेकिन जो सबसे खतरनाक पॉइंट था वो जनाब ये था, डेजोल्यूशन ऑफ असेंबली। आप कहेंगे ये कैसे? क्योंकि पीछे इंटरम रिपोर्ट में तो बात तय हो गई कि प्रेसिडेंट डिसॉल्व करेगा ऑन दी सजेशन रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर की सजेशन, उसकी रिकमेंडेशन पर प्रेसिडेंट डिसॉल्व करेगा। तो ये तो पॉइंट सेटल था, इसको क्या जरूरत है चेंज करने की? लेकिन ये चेंज हुआ, चेंज्ड इन फाइनल रिपोर्ट। और ये उस वक्त के जितने भी पॉलिटिकल विजडम रखने वाले पॉलिटिशियंस थे, चाहे उनका ताल्लुक ईस्ट बंगाल से था या अदर ये जो हमारा एरिया यहाँ पे जहां हम बैठे हैं इनसे था, इन सब को इस पॉइंट से ये लगा कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी कभी भी स्ट्रेंथन नहीं होगी अगर ये फाइनल रिपोर्ट मान ली गई, ये पॉइंट मान लिया गया, ये जमहूरियत की मौत हो जाएगी पाकिस्तान में। ये पॉइंट क्या था? इस पॉइंट को समझने के लिए हमें थोड़ा सा 1935 में जाना पड़ेगा। 1935 का एक्ट, जो इंडियन एक्ट है 1935 का, वो कहता है कि गवर्नर जनरल पूरे इंडिया का इंचार्ज होगा। जी ठीक है, होगा। गवर्नर जनरल के नीचे 3 चांसलर्स होंगे। ये तीनों चांसलर ब्रिटिश होंगे। ये 3 चांसलर्स, एक फॉरेन अफेयर्स को देखेगा, एक डिफेंस को देखेगा और एक रिलीजियस अफेयर्स एंड ट्राइबल अफेयर्स को देखेगा। 3 चांसलर्स, ठीक है। एक फॉरेन अफेयर्स इंडिया का, एक डिफेंस इंडिया का, एक रिलीजियस अफेयर्स एंड ट्राइबल अफेयर्स, ओके ठीक है जी। इसके अलावा गवर्नर जनरल की, यानी गवर्नर जनरल की ये काबीना का हिस्सा हो गया ना जी, जिसमें 3 चांसलर होंगे। इसके अलावा 10 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, 10 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, 10 वजीर होंगे। ये 10 के 10 वजीर इंडियन होंगे। ये 10 के 10 वजीर इंडिया की फेडरल असेंबली वो नाम तजवीज करेगी। इंडिया की फेडरल असेंबली जो बनेगी, यानी सेंटर में जो नेशनल असेंबली जिसको आप कहते हैं वो बनेगी, वो 10 नाम देगी और गवर्नर जनरल उन 10 नामों के साथ, इन 3 चांसलर्स के साथ इंडिया चलाएगा। यानी इंडिया का कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा टेक्निकली, मतलब सूबों में हुकूमतें होंगी, सेंटर में फेडरल असेंबली होगी जिसमें सारे इंडियंस होंगे, वही अपने 10 बंदे देंगे, लेकिन इंडिया गवर्नर जनरल चलाएगा इन 10 और इन 3 लोगों के काबीना के साथ मिलकर। अच्छा जी, इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं यहाँ पे? इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि फाइनल रिपोर्ट जो है 1952 की, ये डेजोल्यूशन ऑफ असेंबली पे कहती है कि प्रेसिडेंट विल डिसॉल्व असेंबली, प्रेसिडेंट डिसॉल्व करेगा ऑन द सजेशन स्लैश रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, नहीं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। यानी वजीर आजम पाकिस्तान का वो कहे या ना कहे, अगर उसके नीचे जो वजीर हैं, देखें ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स 35 के एक्ट में, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अगर सजेस्ट कर दें कि असेंबली तोड़ दो, तो सदर असेंबली तोड़ देगा। ये क्या बात हुई? यानी प्राइम मिनिस्टर का की पावर, उसका रोल कहां गया? तो इस पे बहुत शक व शुबात हुए। सपोज करें कि प्राइम मिनिस्टर हो ईस्ट बंगाल से, तो सदर
इसके कहने पे नहीं, बल्कि इसके नीचे जो मिनिस्टर्स हैं उनके कहने पर असेंबली तोड़ देगा। तो कैसा लगेगा पूरे ईस्ट बंगाल को कि हमारे वजीर आजम की असेंबली तोड़ दी। और फर्ज करें अगर प्राइम मिनिस्टर वेस्ट पाकिस्तान से हो और नीचे मिनिस्टर्स के कहने पर असेंबली तोड़ दी जाए, तो कैसा लगेगा जिस भी एरिया का वो वेस्ट पाकिस्तान के वो प्राइम मिनिस्टर होगा, कि प्राइम मिनिस्टर तो चाहता ही नहीं, लेकिन काउंसिल ऑफ, और इसकी एक्सप्लेनेशन वो दी नहीं गई फाइनल रिपोर्ट में कि ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से क्या मुराद है। लेकिन क्योंकि माजी में 35 में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का वर्ड यूज हुआ, तो फिर इसको इसी के साथ कोरिलेट किया जाता है कि भाई डेफिनेटली ये प्राइम मिनिस्टर तो है नहीं। अगर होता तो यहाँ पे सिर्फ सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ही लिख देते, बात खत्म, जो कि पीछे वाली रिपोर्ट में लिखा भी हुआ। तो ये जो चेंज किया है, ये दाल में कुछ काला है, ये बहुत बड़ा इशू है जी, इसे नहीं हम मानते। फिर अगला पॉइंट आसान है कि प्रेसिडेंट जो है ना जी, वो मुस्लिम होगा। ये पहली दफा आ गई चीज कि हाँ जी ठीक है जी, प्राइम मिनिस्टर मुस्लिम होगा जी। ये कुछ नई चीजें हैं, लेकिन इन चीजों से आग तो लगनी लगनी थी ना जी, लगनी लगनी। 1953 में हमारी मुल्क की तारीख उस वक्त के बहुत वायलेंट ईयर्स आई है। सूबाई तासुब, एथनिसिटी अपने पीक पे है, लॉ एंड ऑर्डर के मसले हो गए, बहुत प्रॉब्लम हो रही। इन हालात में उस वक्त के जो हमारे दूसरे प्राइम मिनिस्टर थे ख्वाजा नाजमुद्दीन, ये प्राइम मिनिस्टर्स की जो लिस्ट है ना, प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट्स और गवर्नर जनरल, इनकी लिस्टें, इनको डेट वाइज ईयर वाइज अच्छी तरह याद कर लें, ऑब्जेक्टिव में भी काम आएंगी। तो फर्स्ट हमारा प्राइम मिनिस्टर तो जाहिर है वो तो असैसिनेट हो गया ना जी। सेकंड प्राइम मिनिस्टर ख्वाजा नाजमुद्दीन, इनको फिर 1953 में इनको रिमूव किया उस वक्त के गवर्नर जनरल ने, कि यार ये तो मामलात को संभाल ही नहीं पा रहा। और फिर थर्ड प्राइम मिनिस्टर हमारा आया, इसको इंपोर्टेड प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं, क्योंकि ये इंपोर्ट किया गया। ये यूनाइटेड स्टेट्स में पाकिस्तान का एम्बेसडर था, वहां से इसको बुलाया गया कि आ भाई तू मसले हल कर। नाम है मोहम्मद अली बोगरा। सही है जी, मोहम्मद अली बोगरा, 1953 प्राइम मिनिस्टर बना दिए। सही है। बोगरा साहब आए और बोगरा साहब ने बहुत तसल्ली के साथ चीजों को देखा और इस नतीजे पे पहुंचे कि मसला तो सिर्फ 3 मसले हैं, 3 प्रॉब्लम्स बस। बाकी तो जी पाकिस्तान का आइन बना पड़ा है, हर चीज बाकी तैयार पड़ी है, मसले 3 है बस। पहला मसला लैंग्वेज, कौन सी जुबान कौमी जुबान होगी, कौमी जुबान कौन सी होगी, पहला मसला ये है। दूसरा मसला बाय कैमरल लेजिस्लेचर में सीट्स का इशू। बाय कैमरल लेजिस्लेचर मसला नहीं है, सीट्स का इशू, तेरी कितनी सीटें मेरी कितनी सीटें, दूसरा मसला जी ये है। और तीसरा मसला डेजोल्यूशन ऑफ असेंबली, असेंबली कौन तोड़ सकता है, किसके पास इख्तियारात है असेंबली तोड़ने के। और कजरा मसला यही है बस, और तो कोई मसला ही कोई नहीं। जुडिशरी से रिलेटेड पॉइंट्स, प्रेसिडेंट से रिलेटेड, पावर से रिलेटेड, फेडरल गवर्नमेंट होगी, ठीक है जी, तो मसले को नहीं इतने ज्यादा। मेजर उसके नजदीक 3 बड़े मसले ही हैं। सही जी। तो उसने इन मसलों को हल करने के लिए जो प्लान दिया वो आपकी तारीख में मशहूर हुआ बोगरा प्लान।
1954 बोगरा प्लान। तो बाकी जो उसमें चीजें हैं वो तो सेम रिपीट ही हो रही हैं जी। प्रेसिडेंट क्या होगा, तो सही है जी। जुडिशरी क्या होगी, इक्वल राइट्स होंगे, तो ब्ला ब्ला ये वो कोई इशू नहीं। असल तो ये तीन ही को एड्रेस करना है, इन तीन चीजों को। सही है जी। अगर ये हल हो जाए तो पाकिस्तान का आइन तो बना पड़ा है। पहली चीज, पहली चीज वो कहता है जी उर्दू बंगाली ये दोनों है जनाब कौमी जुबान है। जाओ ऐशी करो, मसला ही खत्म करो। और अगर कोई और अदर लैंग्वेज, अगर कोई और भी लैंग्वेज वो कौमी जुबान बनना चाहती है तो उसके प्रोविंस की जो असम्बली है और जो पाकिस्तान की फिर असम्बली बनेगी, अगर दोनों अप्रूव कर देती हैं वोटिंग के जरिए तो उसको भी बना दो कौमी जुबान। बना दो जितनी बनानी है कौमी जुबानें, नेशनल लैंग्वेज। करो एंजॉय। बट इंग्लिश वुड सर्व एज ऑफिशियल लैंग्वेज। जाओ जाके याशी करो। सरकारी खतो खिताबत की जुबान इंग्लिश होगी। जाओ कौमी जुबानें बना के जिसने जो बैंड बाजे बजाने ना बजा लो। काम तो सारा अंग्रेजी में होगा, मसला ही खत्म। कौमी जुबान का ही बना रहे थे ना, बंगाली कौमी जुबान हो, बंगाली कौमी जुबान हो, तो बना दी बंगाली कौमी जुबान। उर्दू कौमी जुबान हो, उर्दू कौमी बना दी कौमी जुबान। अब सरकारी काम तो उस बंगाली में नहीं हो सकता ना सारा। सारा बंगाली में काम करोगे तो वेस्ट पाकिस्तान वालों को क्या समझ आएगी भाई। तो अंग्रेजी जो है इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज है। चलो जाओ बैंड बाजे बजाओ, जाके कौमी जुबान का अचार खा लो। काम हमने सरकारी इंग्लिश में करना, लगे रहो, मसला ही हल। चलो जान छोड़। दूसरी बात, मसला ये है 1950 में जी असेंबली कौन तोड़ेगा, फिर 1952 में असेंबली कौन तोड़ेगा। सही जी। बोगरा प्लान कहता है नो वन, असेंबली अपने 5 साल पूरे करेगी, कोई नहीं तोड़ेगा असेंबली। जाओ जाके एंजॉय करो। मुझे मारो, असेंबली अपना टाइम पूरा करेगी। हाँ उसमें किसी भी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ आप नो कॉन्फिडेंस लाना चाहते हैं, आप ले आए, कोई दूसरा प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। लेकिन असेंबली अपना मुद्दत पूरी करेगी। पूरे पाकिस्तान में किसी के पास इख्तियार नहीं कि वो असेंबली तोड़े। टेंशन ही मुकाओ, खत्म करो बात को। ये 2 पॉइंट बड़ा बेहतरीन सोल्यूशन आ गया जनाब। लड़ते क्यों हो, मामला ही खत्म कर देता हूं मैं लड़ाई वाला। फिर तीसरी चीज, बाय कैमरल लेजिस्लेचर होगा। हाँ जी होगा जी। तो बाय कैमरल लेजिस्लेचर में एक सेनेट होगी। हाँ जी होगी जी। दूसरी नेशनल असेंबली होगी। हाँ जी होगी जी। इस वक्त तक आके, इस टाइम पे आके उसने जनाब कहा जी बताते हैं जी पाकिस्तान के कितने यूनिट्स हैं। उसने पाकिस्तान के यूनिट्स बनाए, एक है जी पंजाब, एक है जी ईस्ट बंगाल, एक है जी NWFP, एक है जी सिंध, और उसके बाद फिर पांचवा यूनिट, पांचवा यूनिट उसने कहा जी बलोचिस्तान प्लस अदर्स प्लस कैपिटल। सही है जी। ये मिला के एक यूनिट, यानी उसने यूनिट्स कम कर दिए ना जी। ये तो यूनिट्स पहले की तरह ही हैं 4, और बाकी यूनिट्स को फर्दर तकसीम करने के उसने
एक कर दिया कि ये एक है। पाकिस्तान की सेनेट की 50 सीटें होंगी और सेनेट इक्वल सीटें होंगी जी सबकी, यानी 10 सीटें अगर पंजाब की तो 10 ईस्ट बंगाल की, 10 केपीके की, यानी उस एनडब्ल्यूएफपी की, 10 सिंध की, और इन सब की मिला के भी 10। चलो, इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। सीटें ज्यादा दो, क्यों? क्योंकि ये तो पता लग जाएगा कि वो तो साजिशी आदमी। सियासत, हर सियासतदान को पता है, हर पढ़े लिखे आदमी को पता है कि सेनेट में बराबरी की सीटें होती हैं, तो बराबरी की सीटें दे दी। आप कोई खुश होता है? यानी कि 10 सीटें हैं जी पूरे ईस्ट बंगाल की और 40 सीटें हैं अदर पाकिस्तान की। लेकिन कानून के मुताबिक सेनेट में बराबरी की सीटें। तो अगर इस पे कोई ऑब्जेक्ट करेगा तो इसका मतलब है वो पाकिस्तान का फ्यूचर देखना नहीं चाहता। सही है जी। दूसरी तरफ नेशनल असेंबली 300 की होगी जी, नेशनल असेंबली। ठीक है जी। तो अब ये जो 300 की असेंबली है ना जी, इसमें पंजाब हो गया। चलो दोबारा क्या लिखना है, यूं कर लेते। इन 300 की असेंबली में आबादी के लिहाज से पंजाब को मिलेंगी 75 सीटें। ईस्ट बंगाल 55% आबादी है जी ईस्ट बंगाल की, तो 100 में से कितनी सीटें? 55। 200 में से कितनी? 110। और 300 में से कितनी? 165। तो दो ना 165 सीटें। आबादी के लिहाज से इंसाफ होगा, नेशनल असेंबली में आबादी के लिहाज से सीटें होती हैं, तो दे दी आबादी के लिहाज से सीटें। बंगाली राजी के वाह जी वाह, मोहम्मद अली बोगरा ने तो हमारे पे एहसान कर दिया, आबादी के लिहाज से सीटें दे दी। एनडब्ल्यूएफपी 13 सीटें, नहीं सॉरी 13 नहीं है, 24 सीटें सारी मिला के, मुख्तलिफ आगे फर्दर इसकी डिवीजन है, लेकिन 24 सीटें एनडब्ल्यूएफपी। सही जी। सिंध और उसके अंदर जितनी बाकी भी जो एरिया में नाम के 15 सीटें। ठीक है जी। रिमेनिंग जितनी बची वो इनकी बलूचिस्तान, कराची एंड अदर्स की वो रिमेनिंग बना लें, वो जितनी भी बनी। मैं ख्याल 16 या 17 जितना भी टोटल बनेगा, 15 तो 4 19, एक हासिल 8 और 6 14, 15 16 17, एक हासिल, तो 21 सीटें यहाँ। ये सब मिल मिला के बलूचिस्तान की और अदर स्टेट्स की भी और फिर कैपिटल की भी, सब मिल मिला के। ठीक है जी। कहानी बन गई जी, तय होगी सारी कहानी, पूरी होगी जी सीटें। अल्लाह अल्लाह खैर से। नहीं, ये एनडब्ल्यूएफपी की दो हिस्सों में तकसीम है ना यार, वो इसलिए आपको लग रहा है कि इसकी ज्यादा सीटें। प्रॉपर एनडब्ल्यूएफपी की 13 सीटें हैं। जो 11 सीटें हैं ना साहब, ये आपकी सारी जो आपकी फ्रंटियर रीजन था सारा, फ्रंटियर रीजन, तो वो हमने इसलिए आसानी के लिए उसको साल लिख दिया वो, नहीं तो एनडब्ल्यूएफपी की प्रॉपर 13 सीटें हैं। तो परेशान ना हो जो सिंधी मानू है, कि उनके दिल को अगर दुख हो रहा है कि ये क्या हो गया हमारे साथ, हमारे साथ ज्यादती होगी। एक तो कमबख्त हर एक को जो है ना, वो यही लग रहा था कि हमारे साथ क्या हो गया। ठीक। तो टेंशन ना लें, बस इस चीज पे कंसंट्रेट करें कि ये 300 सीटें थी। ठीक है। सही है जी। हर चीज में जो है ना वो
उठा के जज्बात नहीं डाल देते हैं, हाय हमारे साथ क्या हो गया। लो जी, हासिल बहस ये है कि क्या इस पे कोई पंजाब वाला, कोई सिंध वाला, कोई एनडब्ल्यूएफपी वाला, क्या कोई एतराज कर सकता है कि हमारी सीटें कम क्यों है जी, सिवाय बिलावल साहब के जो आज हैं, उस वक्त के लोगों में कोई इतराज कर सकता है? भाई आबादी के लिहाज से सीटें दीजिए। बलूचिस्तान सूबा नहीं था ना जी, वो यही आ गया, बलूचिस्तान प्लस अदर्स प्लस कैपिटल। आबादी के लिहाज से सीटें दी, हमारा क्या इशू है जी? बिल्कुल इंसाफ के मुताबिक है ये। क्या कौन कौन इस पे इतराज करेगा? दुनिया में कहीं पे भी सेनेट है तो उसकी बराबरी की सीटें हैं। दुनिया में कहीं भी नेशनल असेंबली है तो जो आबादी के लिहाज से जिसकी जितनी तादाद है उतनी सीटें। यानी अगर 55%, 300 में से 165 सीटें 55% बनती हैं, तो भाई बाकी 45% जो यहां पाकिस्तानी थे उनकी 135 बनती हैं, सबकी मिला के टोटल कर लो। लेकिन एक छोटी सी चीज ऐड करनी है, ऐड ये करनी है कि भाई जो भी पावर है ना जी, सेनेट की एंड नेशनल असेंबली की, ये इक्वल है। यानी आपने कोई भी लॉज बनाने हैं, कोई भी आपने बिल पास करना है, तो वो सेपरेट सेनेट में और सेपरेट नेशनल असेंबली में पास नहीं होगा, बल्कि ज्वाइंट सेशन में होगा। फिर उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट ने अपना तो जोर रखा ना जी बीच में। लो जी ज्वाइंट सेशन करा लो, सेनेट के 50 लोग बुला लो प्लस नेशनल असेंबली के 300 लोग बुला लो, कि जो भी बिल पास होगा इकट्ठा पास होगा एक ही सेशन में, और होगा सिंपल मेजोरिटी से। सिंपल मेजोरिटी कितनी होती है? 51%। बुला लो सेशन। यानी 176, 176 आउट ऑफ 300 अगर बिल के हक में वोट देंगे तो तभी बिल पास होगा, वरना नहीं होगा। तो सेनेट में ईस्ट बंगाल से कितने हैं? 10, प्लस नेशनल असेंबली में 165, टोटल कितना हो गया? 175। सेनेट में पूरे रिमेनिंग अदर पाकिस्तान से कितने? 40। नेशनल असेंबली में कितने? 135, टोटल कितना हो गया? 175। और ये चीज तो वही रखी जो पिछली असेंबली ने रखी, पिछली रिपोर्ट ने रखी हुई थी, 120 और 400, 60 60, 200 200, 260 260। अब आपने कर दिया 175 175, तो चीज तो वही थी, लेकिन नीचे प्रिंसिपल्स को वायलेट नहीं किया। सही है जी। प्रिंसिपल को, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सेनेट एंड बेसिक प्रिंसिपल ऑफ नेशनल असेंबली, उसको वायलेट नहीं किया। हां, जब कोई लॉ बनाना है तो आज वो सारे इकट्ठे बैठ जाओ, यानी 176। लेकिन यहां तक बस नहीं की, क्योंकि यहां पर फर्ज कर लो कि ये ईस्ट बंगाल से टोटल 175 और ये अदर्स यानी पूरे बाकी पाकिस्तान से 175, और इनमें एक आदमी मैं हूं फर्ज माल, ये 175 के 75 एक बिल पर यस कह रहे हूं, और यहां से बस इनको एक बंदा चाहिए, तो ये तो एक मालब्रो की डब्बी पे मेरा वोट ले सकते हैं ना जी। लेकिन भट्ट साहब मालब्रो की डब्बी ले लो, वोट कास्ट कर दो, ये तो करप्शन का बाजार गर्म हो जाएगा इस मुल्क में। यानी ये 175 के 75 कह रहे हो कि हाँ बिल पास कर दो,
और इन ईस्ट बंगालियों में से बस एक बंगाली चाहिए, तो एक बंदा तोड़ना तो मसला ही क्यों नहीं। पैसों से तोड़ लो, प्यार मोहब्बत से तोड़ लो। तो बोगरा ने यहां पे बस नहीं की किसी भी तरह। ओए इस टाइम किदा फोन आ गया, सॉरी, बाद में सुनते हैं। तो ये तो इस मुल्क में करप्शन का बाजार गर्म हो जाएगा जी। तो उसने कहा मेरी एक कंडीशन भी है, एक शर्त भी है कि ये जो बिल है अगर ये पास होगा तो ठीक है, 176 आउट ऑफ 300 पे ही होगा, बिल्कुल होगा, बट एक मासूमाना सी शर्त है। मासूमाना सी शर्त यह है कि जनाब ये 175 और अदर्स में ये 175 अलग अलग। मासूमाना शर्त यह है कि जनाब कम अज कम मिनिमम 30% आउट ऑफ 175 वो यस कह रहे हो, मींस 53 out of 175 from each side, कम अज कम। यानी मैक्सिमम तो जितने मर्जी कर दें, क्योंकि टोटल आपने पूरा करना है 176 बिल पास करने के लिए। अब अगर ईस्ट पाकिस्तान से 50 कह रहे हो यस, सही है जी, और 126 कह रहे हो नो किसी बिल पे, और अदर पाकिस्तान से 176 के 6 कह रहे हो यस और 0 कह रहा हो नो, तो टेक्निकली तो बिल के हक में आ गए ना जी 226 समथिंग, क्यों जी, और नो में आ गए 126 या समथिंग, जितना भी बनता है 175, सॉरी। सही है जी, यहां 125 हो गया, तो ये पूरा हो गया 350। तो 350 में से आप कहते हैं टोटल 175 यस करें, तो ये 225 ने यस कर दिया, तो बिल तो पास हो जाना चाहिए, पर बिल पास नहीं होगा। मिनिमम 53 फ्रॉम ईच साइड यस कहेंगे तब हो। यानी कि अगर ईस्ट पाकिस्तान से 53 कह दें यस, अदर पाकिस्तान से 53 कह दें यस, और बाकी सारे चले जाएं नो में जितने भी हैं, यानी 175, 53, 122 कह दें नो, यहां से भी 122 कह दें नो, तो यस के हक में आए 106, नो के हक में आए 244। तो ये तो टेक्निकली वैसे ही नो हो गया ना, क्योंकि 176 पूरा नहीं हुआ। ईस्ट पाकिस्तान से 100 कह दें यस, 75 कह दें नो, अदर पाकिस्तान से 80 कह दें यस, 95 कह दें नो, 180, 170 यस, बिल पास हो गया, क्योंकि मिनिमम दोनों तरफ से 53 ने यस कह दिया और टोटल भी 176 क्रॉस हो गया, तब बिल पास होगा। इसका मतलब ये हुआ कि डायलॉग होगा। इसका मतलब है कि ईस्ट बंगाल प्लस अदर्स के जो पॉलिटिशियंस हैं ये आपस में डिस्कस करेंगे, गिव एंड टेक होगा, दोनों रीजन्स के लोग आपस में बातचीत करेंगे। सियासत में यही होता है ना जी, कुछ लोग कुछ दो मामला तय होंगे, रिश्वत नहीं, सियासी बुनियादों पे कुछ लोग कुछ दो।
ये प्लान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 1954 अक्टूबर वेरी फर्स्ट वीक पास कर दिया। बोगरा प्लान, यानी नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो तय थी 1949 में, अब स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1954 अक्टूबर में पास हो गया। आइन बनने वाला है अब्बास साहब का, आइन बनने वाला। सही है जी। अब आइन बनने वाला है जनाब, तो फिर चला दो ना जी, बनाओ आइन। लेकिन उस वक्त के गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद अक्टूबर के महीने में ही पाकिस्तान की पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को डिसॉल्व कर दिया। एक ऐसी असेंबली जो बस करीब पहुंच गई थी आइन बनाने के, लेकिन असेंबली डिसॉल्व कर दी। क्योंकि और फिर आगे क्या हुआ, एक हफ्ता इंतजार फरमाए, अगली क्लास जुम्मे को होगी। शेयर कर देता हूं जी मैं ये स्लाइड्स। और जो जुम्मे की स्लाइड्स थी, क्योंकि कल तो क्लास हुई नहीं थी, जो जुम्मे की क्लास है उसकी भी स्लाइड्स जो हैं वो, एक तो कम वक्त अब दो दो जो है वो क्लासें हैं, तो पिछली क्लास को तो कर दी हुई थी मेरा ख्याल है। दूसरी ये है। अच्छा जी, दो जो है वो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स हैं। एक तो ये कि जो मॉक टेस्ट हमारे शुरू हो रहे हैं, जो देना चाहे वो वाहिद से रब्ता कर ले। और दूसरा, नेक्स्ट वीक से जो मेरे सेशंस हैं वो शुरू हो रही हैं, वो आपके ग्रुप में ही शेयर हो जाएंगे, उनकी डिटेल्स भी। और जो है आपका फ्राइडे का लेक्चर, वो भी आपका ये मैंने इस ग्रुप में, कौन सा 11 मार्च का ना जी, दूसरे पुराने वाले में तो शेयर कर दिया हुआ, वो कर दिया जी शेयर मैंने। ओके जी, नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी आपसे। Was Governor General authorized to Constituent Assembly? It was discussed that Constitution will dissolve after. हाँ, तो इट वाज डिस्कस्ड ना, तो अभी ठहर जो ना, अभी जरा इंतजार फरमाओ, इतना तो पढ़ लो पहले, आगे के चस्के बाद में लेना, पहले इतने को तो पढ़ लो जो सोर्सेज बताए। ये अब हम जुम्मे को आपको बताएंगे कि गवर्नर जनरल कर भी सकता था या नहीं कर सकता था। आगे पहले भागते हैं, पीछे वाली चीजें पढ़ तो लो, मार लो पहले। ओके जी, टेक केयर, बाय बाय।